नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का कैरियर इंडिया एजुकेशन में। मध्य प्रदेश वन रक्षक जेल प्रहरी 2023 में 30 मई हो गई है। 30 मई में फर्स्ट शिफ्ट में कौन कौन से एग्जाम में एक तरीके से प्रश्न आए हुए हैं, उन्हीं प्रश्नों का एनालिसिस लेकर आए हुए हैं दोस्तों। लगभग में सभी प्रश्न आ चुके हैं। आज आपने अगर थंबनेल देखा हो तो उसमें देखा है, लिखा हुआ है कि सामान्य अध्ययन में काफी सारा बदलाव है दोस्तों। आज के प्रश्न को सामान्य अध्ययन के बहुत ही ज्यादा अगर देखे जाए तो अपन कठिन तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ थोड़े ऊपर लेवल के जरूर हैं। चलिए दोस्तों, अपन देखते हैं कौन से कैसे क्या प्रश्न हैं। लास्ट तक बने रहिएगा। लास्ट में अपन ये देखेंगे कि आज बच्चे लोगों ने कितना कैसा क्या स्कोर किया हुआ है। चलिए चालू करते हैं। सबसे पहले अपन जीके की बात करेंगे। तो मध्य प्रदेश में रानगीर हर सिद्धि मंदिर कहाँ पर स्थित है? एक मंदिर से प्रश्न था दोस्तों। तो यदि इस मंदिर को आप लोग थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो इस मंदिर को बहुत कम लोगों ने सुन रखा होगा, है ना। आप लोगों ने यदि पेपर दे रखा है तो मंदिर काफी पढ़े होंगे, पर इस मंदिर के बारे में बहुत कम लोगों ने सुन रखा होगा। तो देखते हैं कहाँ पर है। सागर में है। नाम पे थोड़ा ध्यान दें। हर सिद्धि मंदिर, यह दाहर नदी के तट पर स्थित है। यह चाम्र शासक बुंदेला और खालिक दामिनी के मुगल फौजदार के बीच सगाई का स्थल था, एक तरीके से मिलने का इनका स्थल था। निकटवर्ती पहाड़ी पर हर सिद्धि देवी का एक मंदिर है, जिसके सम्मान में मेले का आयोजन किया जाता है। लोगों का मानना है कि हर सिद्धि माता दिन में 3 बार अपना रूप बदलती हैं। भोर में एक बच्चे के रूप में, दिन में एक युवा लड़की और शाम को एक बुढ़िया के रूप में। काफी प्रसिद्ध मंदिर है, इसीलिए यदि देखा जाए तो प्रश्न भी आया हुआ है। तो चलिए, मंदिर वाला प्रश्न तो ठीक रहा। आगे चलते हैं, देखते हैं क्या सामान्य अध्ययन में परिवर्तन सा दिख रहा है। मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? ये सरल प्रश्न था दोस्तों। तो सिंगरौली है। पूर्वी जिला यदि देखा जाए तो सिंगरौली है ही। पश्चिमी जिला अलीराजपुर है। उत्तरी जिला मुरैना है। दक्षिणी जिला बुरहानपुर है। राजधानी भोपाल से सबसे दूर का जिला सिंगरौली है और दूरी लगभग 780 किलोमीटर है। बार बार पूछी जाती है, यहाँ मेंशन है, याद कर लीजिए। मध्य प्रदेश का पूरब से पश्चिम तक विस्तार 870 किलोमीटर है। मध्य प्रदेश का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार 605 किलोमीटर है। और कुल क्षेत्रफल की बात करें तो दोस्तों 3,08,252 किलोमीटर है। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। किस भारतीय राज्य ने 10 नवंबर 2022 को बाजरा दिवस के रूप में मनाया? अब देखिए दोस्तों, यहां से प्रश्नों का जो लेवल है वो थोड़ा अलग होने लगेगा। उड़ीसा ने। क्लियर है? उड़ीसा सरकार ने साल 10 नवंबर को राज्य में बाजरा दिवस के रूप में मनाया। इस दिवस को मनाने का प्राथमिक उद्देश्य है कि बाजरा को अत्यधिक पोषक और पर्यावरण के अनुकूल खाद्य उत्पाद के रूप में बढ़ावा देना है। उड़ीसा सरकार के द्वारा 2017 में खेतों और प्लाट के ऊपर बाजरा के पुनरुत्थान के लिए उड़ीसा बाजरा मिशन की शुरुआत की गई थी। आप लोगों ने देखा होगा दोस्तों, कई जगह ऐसी जो पिक आती हैं, कभी कभार फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे हंसी मजाक के तौर पर कर देते हैं कि भाई इसने तो अपने घरों में ही पूरा बाजरा उगा लिया, तो वो दरअसल उड़ीसा की ही फोटो होती है। चलिए आगे चलते हैं। गाहिरा निम्न में से किससे संबंधित है? दोस्तों एक ये प्रश्न था, गाहिरा किससे संबंधित है। कुछ लोग इसको नृत्य कह रहे थे, लेकिन ये प्रश्न पूरी अच्छी तरीके से क्लियर नहीं हो पाया, इसलिए उत्तर नहीं है। क्लियर है? मध्य प्रदेश में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अभ्यारण्य कहाँ पर है? देखिए दोस्तों, ये भी एकदम नया क्वेश्चन है। तो ये सागर में है, चूंकि बना नहीं है। मध्य प्रदेश के सागर जिले में नया वन्य जीव अभ्यारण्य बनेगा। बुंदेलखंड अंचल की प्रकृति और वन्य जीव प्रेमियों के लिए अनूठा उपहार साबित हुआ। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में राज्य प्राणी बोर्ड की बैठक में प्रस्ताव को सैद्धांतिक स्वीकृति दी गई है। याद रखिए, ये अभी बना नहीं है, सैद्धांतिक स्वीकृति दे दी गई है कि ये बनेगा। कहां पर है? सागर में है। तो दोस्तों करेंटी का क्वेश्चन एक तरीके से देखा जाए। चलिए आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश बजट सबसे महत्वपूर्ण। तो बजट, जो बजट से प्रश्न नहीं आ रहे थे, इस बार बजट से भी प्रश्न आ गए। मध्य प्रदेश बजट 2023 में महिला एवं बाल विकास विभाग के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? तो 14,686 करोड़। सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में भी बजट को बढ़ाया है। स्कूली शिक्षा विभाग को पिछले साल 27,792 करोड़ रुपए मिले थे, जो बढ़कर 31,633 करोड़ दिए गए हैं। तो इसको भी याद रख लें। और बाकी मध्य प्रदेश के बजट की जो जो मुख्य बातें हैं दोस्तों, उनको भी आप आगामी समय में कर जाएं, क्योंकि यदि इस वाली शिफ्ट में ये वाला जो प्रश्न है बजट से संबंधित पूछा गया है, तो निश्चित तौर पर आगामी समय में 2 से 3 शिफ्टों में बजट से प्रश्न वो डाल ही देंगे। क्लियर? समृद्धि योजना से प्रश्न आया था दोस्तों कि समृद्धि योजना 2022-2023 को किसने लॉन्च किया था? देखिए, किसने लॉन्च किया था, कितना इंपॉर्टेंट है। तो नई दिल्ली के उपराज्यपाल
विनय कुमार सक्सेना। बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन गलत हुआ होगा, जो लोग करंट से नहीं जुड़े हुए हैं उन्होंने इस क्वेश्चन को 101% गलत कर दिया होगा। तो दिल्ली नगर निगम चुनाव से पहले अधिकृत और नियमित कॉलोनियों को बड़ा तोहफा मिला है। इन कॉलोनियों में रहने वाले संपत्ति मालिकों को 6 और 7 साल का बकाया संपत्ति कर जमा करने पर 12 से 11 साल का बकाया के साथ जुर्माना आदि सब माफ हो जाएगा। तो ये एक अच्छी स्कीम थी। आगे चलते हैं। निम्न में से किस स्थान पर भारत में प्रथम नगर निगम स्थापित हुआ था? इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, एक तरीके से इतिहास के लिहाज से भी प्रश्न है, पर बहुत सारे लड़के इसमें भी गलती कर आ सकते हैं। दरअसल ये था क्या, प्रथम नगर निगम, तो ये मद्रास में हुआ था। यदि इसकी कहानी मालूम होती तो अंदाज से क्वेश्चन का आंसर लगा भी सकते थे, लेकिन जिन लोगों ने पढ़ा है वो लोग लगा सकते हैं, क्योंकि ये वाला जो प्रश्न है वो पढ़ने के दौर में जरूर मिलता है कि नगर निगम सर्वप्रथम कहाँ पर स्थापित किया गया था। तो अधिकतम लोगों ने इसका आंसर अगर देखा जाए तो लगा दिया होगा। ठीक है, पढ़ने वालों ने, बाकी लोगों के तो ऊपर से गया है दोस्तों। ये भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना मद्रास में हुई थी। कहाँ हुई थी? मद्रास में हुई थी। 1687 में भारत में पहला नगर निगम मद्रास में स्थापित किया गया। चेन्नई नगर निगम आधिकारिक तौर पर चेन्नई निगम, जिसे पहले मद्रास निगम के रूप में जाना जाता था, वह नगरीय नागरिक निकाय है जो भारत के चेन्नई शहर को नियंत्रित करता है। वो आज भी है दोस्तों, है ना। आज तो सभी जगह पर नगर निगम है, लेकिन वो उतने पुराने का जो है वो आज भी वैसे ही का वैसे ही है। भारत रत्न की शुरुआत कब से हुई थी? तो 1954 से। कब से हुई थी? 1954 से। भारत रत्न कला, साहित्य, विज्ञान और सार्वजनिक सेवा के क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। अभी तक में सबसे सरल प्रश्न देखे जाएं दोस्तों तो सबसे सरल प्रश्न यही वाला है, भारत रत्न की शुरुआत कब से हुई थी। भारत रत्न पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता सी राजगोपालाचार्य हैं। खान अब्दुल गफ्फार खान ऐसे पहले विदेशी नागरिक हैं जिन्हें 1987 में इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। खान अब्दुल गफ्फार खान ही वो व्यक्ति हैं जिनको सीमांत गांधी भी कहा जाता है। सीमा के अंत के गांधी, यानी सीमांत, क्योंकि ये पाकिस्तान अफगानिस्तान वाली सीमा के पास ही रहा करते थे और इनका आंदोलन वहीं से चला करता था। भारत रत्न पाने वाली पहली महिला कौन थी? तो इंदिरा गांधी थी दोस्तों। 1984 में इनकी हत्या कर दी गई थी, आप लोगों को पता है। मरणोपरांत मतलब मर जाने के बाद भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले व्यक्ति कौन थे दोस्तों? तो लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री, जिन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था, याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री। आरबीआई का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया? तो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार की गई थी। केंद्रीय बैंकिंग संस्थान की स्थापना 1926 में भारतीय मुद्रा और वित्त आयोग के सुझाव के आधार पर की गई थी। इस आयोजन को हिल्टन यंग कमीशन, ये भी याद रखें दोस्तों, हिल्टन यंग कमीशन के नाम से जाना जाता है। शुरू में कोलकाता में इसको स्थापित किया गया था। ये फैक्ट जरूर याद रखिएगा दोस्तों, क्योंकि अगर आरबीआई से संबंधित जो प्रश्न है वो बार बार आ रहे हैं तो हिल्टन यंग कमीशन से भी प्रश्न आने की संभावना बन जाती है। इंस्पायर योजना के तहत 2022 में कितने छात्रों को केंद्रीय विकास प्रौद्योगिकी मंत्रालय से वित्तीय सहायता मिली? बताइए दोस्तों। ये जो प्रश्न है अगर आप अपना दिमाग लगाएंगे तो ये प्रश्न देखिए कितना तगड़ा प्रश्न था ना। अब जिसने पढ़ी होगी भाई उसी को पता होगा। आदमी नॉर्मल अगर देखा जाए तो देख लेता है कैसा क्या है, कभी छात्रों की संख्या इतनी थोड़ी ना कोई याद रखता है, लेकिन प्रश्न दे दिया उन्होंने। चलिए, तो केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने हाल ही में इंस्पायर योजना के तहत लगभग 53,000 छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान की है। वहां पर ऑप्शन में 53,021 था, तो इसीलिए इसका आंसर ये हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। राउरकेला, भिलाई और दुर्गपुर के इस्पात संयंत्र किस पंचवर्षीय योजना के तहत स्थापित किए गए थे? ये नॉर्मल प्रश्न था दोस्तों, लेकिन पढ़ने वालों के लिए याद रखिए। हाँ, ऐसा नहीं है कि इसको कोई तुक्के से लगा देगा, बिल्कुल नहीं लगा सकता। यदि उसने नहीं पढ़ा है तो नहीं लगा सकता वो। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना क्लियर है, 1956 से 61 तक सार्वजनिक क्षेत्र और औद्योगिकीकरण के विकास के केंद्रित थी। तृतीय पंचवर्षीय योजना में फिर क्या होता है? भिलाई, दुर्गपुर और राउरकेला में स्टील मिलों की स्थापना की गई थी। कोयला उत्पादन को तीव्र किया गया और इस योजना में अधिक रेलवे लाइन की भी शुरुआत की गई। क्लियर। प्रथम आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? अब उन्होंने प्रथम पूछ लिया दोस्तों, तो इंडोनेशिया के बाली में। हालांकि लुसेंट में ये क्लियर लिखा हुआ है, यदि आप लोगों ने विविध पे ध्यान दिया होगा तो आसियान शिखर सम्मेलन में ये बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, पढ़ा होगा तो आप लोगों का सही होगा ये। प्रथम आसियान शिखर सम्मेलन फरवरी 1976 में इंडोनेशिया के बाली में आयोजित किया गया था। इस शिखर सम्मेलन में आसियान ने फलदायी संबंधों को विकसित करने और क्षेत्र के अन्य देशों के साथ पारस्परिक रूप से लाभप्रद सहयोग के लिए अपनी
तात्पर्यता व्यक्त की थी। 8 अगस्त को आसियान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस फैक्ट को भी आप लोग याद रखें दोस्तों, क्योंकि यदि आसियान से प्रश्न आ गया है तो शायद इसके दिवस से भी प्रश्न आ सकता है। एक एक नंबर जोड़ना है अपन को, है ना। चलिए, 1939 में सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफा देने के तुरंत बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो राजेंद्र प्रसाद को। सुभाष चंद्र बोस 1938 में गांधी जी के पसंदीदा उम्मीदवार पट्टाभी सीतारामैया, दोस्तों ये पट्टा भी है, याद रखिएगा, पट्टाभी सीतारामैया के खिलाफ अध्यक्ष चुना गया था। 1939 में सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफा देने के तुरंत बाद राजेंद्र प्रसाद को आईएनसी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। क्या आईएनसी? अरे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भीतर ही अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कर दिया था। तो प्रश्न ये भी आता है कि फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किसने किया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में। और ये कहाँ की घटना थी दोस्तों? त्रिपुरी की घटना थी, ये भी याद रखिएगा। सुभाष चंद्र बोस में सबसे लोकप्रिय राष्ट्रीय नारा जय हिंद दिया था। जय हिंद सभी लोगों को पता है। इसके अलावा जय हिंद था, इसके अलावा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इनके नारे भी अक्सर पूछ लिए जाते हैं। प्राकृतिक गैस संबंधित समिति कौन सी है? एक ये देखिए प्रश्न कितना तगड़ा था कि नहीं? अगर आप लोगों ने पढ़ा हो तो कमेंट में बताइएगा, या आप लोगों को नया नया लग रहा हो तो बताइएगा। तो किरीट पारिक समिति, किरीट पारिक पैनल ने हाल ही में 1 जनवरी 2026 से पूर्ण मूल्य निर्धारण स्वतंत्रता की सिफारिश करते हुए गैस मूल्य निर्धारण पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है। समिति ने सिफारिश की कि भारत में पारंपरिक क्षेत्रों से निकाली गई प्राकृतिक गैस का पूरी तरह से मुक्त और बाजार के द्वारा निर्धारित मूल्य निर्धारण होना चाहिए, जो कि बहुत अच्छी बात है। जो भारत में उत्पादित कुल प्राकृतिक गैस का 70% से अधिक है। क्लियर? केशव राव कृष्णराव दात्ते किस क्षेत्र से संबंधित हैं? ये भी दोस्तों नया ही प्रश्न है, आप समझ लीजिए। है नया प्रश्न की नहीं है? मतलब कि जो पढ़ने में नहीं आया हुआ है। आप लोग समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूं? समझिए, जो लेवल है वो एक अलग टाइप का था आज के सामान्य अध्ययन का। तो हृदय रोग विज्ञानी कार्डियोलॉजिस्ट रहे ये। केशव राव कृष्णराव दात्ते भारत के अग्रणी हृदय रोगी विज्ञानी थे। क्लियर है? ग्रीनविच में जब सूर्य अपने चरम पर होता है तो क्या होगा? इसमें अगर थोड़ा दिमाग लगाया जाए तो दोपहर होती है, लेकिन अब ये देखना है चरम पर होता है। तो अब वो चरम पर, मान लो वो सोचेगा चरम पर कहाँ पर होगा? डूबने को चरम कहते हैं क्या? ये एकदम गर्मी को बिल्कुल बीच में कहते हैं। तो यदि उसने डूबने को समझ लिया तो उसका गलत हो गया होगा, क्योंकि जो ऑप्शन थे उसी तरीके से दोपहर, दिन, रात, तो हो सकता है उसने रात ही लगा दिया हो। तो जो चरम पर होता है, तो थोड़ा घुमा के पूछ लिया था। इसका आंसर क्या है? दोपहर। संविधान की प्रस्तावना किस देश से ली गई है? रिपीटेड प्रश्न है दोस्तों, एक बार और आ चुका है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका से। उद्देश्य प्रस्ताव में सन्निहित आदर्श संविधान की प्रस्तावना में ईमानदारी से परिलक्षित होते हैं। यह संविधान के उद्देश्य को संक्षेप में प्रस्तुत भी करते हैं। अर्थात इस पूरी लाइन का मतलब ये हुआ कि हम संविधान की प्रस्तावना से ये अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरे संविधान में किन किन बातों को केंद्र में रखकर जो बातें हैं वो कही गई होंगी। हम समझ जाते हैं कि हाँ यार, ये संविधान इस हिस्से बंधा हुआ है और इससे बाहर की इसमें बातें नहीं होंगी। समझ गए? आगे चलते हैं। इसीलिए प्रस्तावना को संविधान का एक तरीके से कहा जाए तो आत्मा भी कहा जाता है ना। बुकर प्राइज 2022 किसे मिला? देखिए, पुरस्कार से संबंधित कितना प्यारा प्रश्न है। तो गीतांजलि श्री को। गीतांजलि श्री के उपन्यास रेत समाधि, इंग्लिश में इसका नाम है टम्ब ऑफ सैंड, ने अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है। यह हिंदी से अनुवादित होकर पुरस्कार जीतने वाला पहला उपन्यास बन गया है। वह न केवल पुरस्कार जीतने वाली पहली हिंदी विजेता बनी है, समझिएगा, हिंदी विजेता बनी है, बल्कि पहली बार किसी भारतीय भाषा में मूल रूप से लिखी गई किसी पुस्तक ने बुकर पुरस्कार जीता है, यानी हिंदी में अभी तक नहीं मिला था। एक और प्रश्न था दोस्तों, प्रश्न क्लियर नहीं है, कि किताब और कवि की जोड़ी मिलाना था। किताब दे दी गई थी, यहाँ पर ऐसी किताब थी और यहाँ पे बगल में कवि लिखे हुए थे, तो उनकी जोड़ी मिलाना था, लेकिन वो क्लियर नहीं हो पाया है कौन सा है। यदि आप लोगों का आज पेपर रहा हो तो कमेंट में बताइए। चलिए, विज्ञान को देख लेते हैं। उन्होंने नाइट्रोजन को चौथी बार रिपीट कर दिया। तो वायुमंडल में नाइट्रोजन कितने प्रतिशत है? तो भाई साहब 78% है। चौथी बार आ गया क्वेश्चन दोस्तों। क्लियर है? निम्न में से कौन सा एक बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक है? तो गंदा पानी जो होता है वो बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक है, उनमें ऑप्शन में था। अधातु तनु अम्ल कौन सी गैस नहीं छोड़ते? तो तनु अम्ल, याद रखिए। ग्रहों का नियम किसने दिया? सरल प्रश्न था, केपलर ने दिया हुआ है।
थोसोल कौन सा होता है? तो जो ऑप्शन था उसमें से कोलाइड उसका आंसर था। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। क्लियर। एक व्यक्ति एक दिन में कम से कम कितना कचरा करता है? 0.5 केजी। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि सर मैं तो सुबह से लेकर शाम तक में एक भी कचरा नहीं करता, लेकिन यहाँ तो प्रत्येक व्यक्ति का बताया गया है। तो दोस्तों होता क्या है कि पूरे भारत में एक दिन में कितना कचरा जाता है उसको, और भारत की जनसंख्या कितनी है उसको, दोनों को आपस में डिवाइड कर दिया जाता है। डिवाइड कर देने के बाद जो ऑल ओवर निकल के आता है तो ये आता है कि एक व्यक्ति 0.5 किलोग्राम कचरा एक दिन में करता है। एवरेज निकाल लिया जाता है। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से हम भारत की प्रति व्यक्ति आय को निकालते हैं। चलिए आगे चलते हैं। एक बुक आई थी दोस्तों, द फॉल ऑफ स्पैरो, पुस्तक के लेखक कौन है? सलीम अली। ये वही सलीम अली हैं दोस्तों जिनको एक तरीके से देखा जाए जो हर किसी प्रकार के पक्षियों की आवाज भी निकाल लेते हैं। इनको एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, वो अभी मैं क्लिक नहीं कर पा रहा हूँ। आप लोगों को वो नाम आ रहा हो यदि ध्यान में तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सलीम अली को ये बहुत सारे पक्षियों की, जानवरों की आवाज भी निकाल लेते हैं ना, कुछ कहा जाता है इनके लिए। चलिए आगे चलते हैं। क्यूरी की इकाई किसने बनाई थी? तो मैरी और पियरे क्यूरी ने। किसने? मैरी और पियरे क्यूरी ने। शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी कौन सी होती है? तो मैसेटर मांसपेशी। क्लियर है। रक्त में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? प्रोटीन तो काफी पाए जाते हैं दोस्तों, लेकिन हीमोग्लोबिन उसमें ऑप्शन में था तो इसलिए हीमोग्लोबिन प्रोटीन पाई जाती है। इसके अलावा इसमें थ्रोम्बिन भी होती है, हिप्रिन भी होती है, और अगर देखा जाए तो फाइब्रिनोजेन भी होती है। पारिस्थितिकी की खोज किसने की थी? सरल प्रश्न है, रिटर ने की थी दोस्तों। एक कोशिकीय जीव कौन सा है? तो यदि उनमें से ये रहे होंगे तो यही एक कोशिकीय जीव है। अमीबा, जीवाणु, पैरामीशियम, शैवाल। पैरामीशियम को ही चप्पल के आकार का जीवाणु भी कहा जाता है। चप्पल के आकार का एक कोशिकीय जीव। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। मानव शरीर का सैनिक किसे कहते हैं? तो WBC को। इन्हीं को श्वेत रक्त कणिकाएं कहते हैं। विज्ञान की भाषा में इनका नाम ल्यूकोसाइट होता है। विज्ञान तो नहीं, लेकिन डॉक्टरी की भाषा में इनका जो नाम होता है वो क्या होता है? ल्यूकोसाइट। शैवाल और किसके मिलने से लाइकेन बनता है? हमको पता है कि लाइकेन कवक और शैवाल के बीच की इकाई होता है, एक तरीके से कि यह शैवाल के साथ उग जाता है और कवक से भोजन को प्राप्त कर लेता है। कौन? लाइकेन। ये लाइकेन है जो। तो याद रखिएगा, कवक और शैवाल इन दोनों के बीच की कड़ी को ही लाइकेन भी कहते हैं। इसमें हाइड्रोजन बंध नहीं होता, तो HCl ऑप्शन था, तो HCl में हाइड्रोजन बंध नहीं होता। तेल का प्रदूषण किस तरह आकर्षित करता है? एक ये प्रश्न था, पर प्रश्न क्लियर नहीं है, जिस लड़कों ने दिया है तो वैसा दिया है। चलिए आगे चलते हैं। कोशिका के विज्ञान अध्ययन को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी। इसको भी आप लोग याद रखिएगा, है ना। FR किसका रासायनिक प्रतीक है? तो फ्रांसियम का है। किसका है? फ्रांसियम का। आवर्त सारणी का एक प्रश्न ये था। आवर्त सारणी का जो वीडियो है वो डल गया है दोस्तों, क्लास डल गई है, उसको आप लोग जरूर देख लीजिएगा। हिंदी में देख लिए जाए तो हिंदी में दोस्तों सभी से लगभग बराबर बराबर प्रश्न थे। तत्सम तद्भव से प्रश्न था, शुद्ध अशुद्ध वाक्य से प्रश्न था, वाच्य कारक से प्रश्न था, पर्यायवाची से प्रश्न है। एक प्रश्न पूछा गया था हेतु हेतु भूतकाल से। व्यंजन संधि के प्रश्न थे। कलंक युक्त में समास कौन सा है? तो कलंक से युक्त। कलंक से युक्त सा शब्द आ रहा है, तो सा का मतलब क्या हो गया? अपादान कारक, है ना। तो अपादान यानी अलगाव की भाषा आ रही है, तो इसमें क्या हो जाएगा? अपादान। अपादान तत्पुरुष समास। क्लियर। कलंक, कलंक युक्त, कलंक से युक्त। शिरोमणि का विलोम था, तो शिरोमणि का विलोम। अलंकार से भी प्रश्न थे दोस्तों। भयानक रस का एक उदाहरण था। निजवाचक सर्वनाम से प्रश्न थे। कालवाचक क्रिया विशेषण से भी प्रश्न थे। चलिए आगे चलते हैं। मैथ से देख लिए जाए तो कार्य दूरी से प्रश्न थे, रेलगाड़ी से प्रश्न थे दोस्तों, आयु से प्रश्न थे, प्रतिशत से प्रश्न है, लाभ हानि से प्रश्न है, लघुत्तम सामर्थक महत्तम सामर्थक से है, संख्या पद्धति से प्रश्न है, समांतर चतुर्भुज से एक प्रश्न था, सरलीकरण से प्रश्न थे, क्षेत्रमिति से थे, चाल दूरी समय कार्य से प्रश्न थे। लगभग लगभग सभी टॉपिकों से एक एक दो दो प्रश्न आ रहे हैं। हिंदी इंग्लिश में अगर देख लिया जाए तो दोस्तों PQRS पीछा नहीं छोड़ रहा है, 5 से 6 आए हुए हैं। एक्टिव पैसिव वॉइस से 4-5 हैं। एक स्पेलिंग गलती का था तो एक था। एंटोनिम सिनोनिम से क्रमशः 2-2 आए हुए हैं। एक एरर आई हुई थी, और नरेशन से भी 4 से 5 प्रश्न आए हुए थे। लगभग में इतना लड़कों ने बताया। अंत में अपन ये जानेंगे दोस्तों, आज की जो क्लास है वो समाप्त होती है, और अंत में ये जानते हैं कि कैसा क्या स्कोर रहा। तो लड़के लोग अगर देखा जाए दोस्तों, तो आज जो GS थी वो काफ़ी ज़्यादा लेंदी थी, तो GS की वजह से यदि देखा जाए तो लड़के
55 से ज़्यादा नंबर नहीं बता पा रहे हैं कि 55 से ज़्यादा उनके नंबर हैं। एक दो जनों ने ऐसा कहा है कि उनके 71-72 तक टच हुए हैं, बाकी 55-55, यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो 50-55, 50-55 इसी के बीच में उनके नंबर आ रहे हैं। चलिए दोस्तों, आज की अपनी क्लास समाप्त होती है, मिलते हैं अगले एनालिसिस में। टेलीग्राम से जुड़ना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि PDF आपको वहीं पर प्राप्त होगी।